चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज 10वां क्लास का एनसीईआरटी। ठीक है, उसमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्या। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो सबसे पहले जाने कि वास्तविक संख्या में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है 4 गो प्रश्नावली पढ़ना होगा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली हमको कितना पढ़ना है जी, हम लोग को 4 गो प्रश्नावली पढ़ना है। इसमें पहला पढ़ना है 1.1 पढ़ना है, 1.2 पढ़ेंगे हम लोग, 1.3 पढ़ेंगे और 1.4 पढ़ेंगे। इस 4 गो प्रश्नावली हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। 4 प्रश्नावली में इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरे वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत देखिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे भाई, देखो सबसे पहले हमारे पढ़ेंगे संख्याएं के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुत सारे हम लोग संख्याएं के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? संख्या के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप, गुणनफल के बारे में। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के बारे में पढ़ना है। इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही पढ़ना है, कुछ अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है जी? हाँ, अपरिमेय संख्या के सिद्ध करने के लिए कुछ इसमें के अंतर्गत के कारण आपको सीखना है। ठीक है, इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है, आपको मिलेगा पढ़ने के लिए शांत और अशांत के बारे में। किसके बारे में? शांत और अशांत के बारे में, यानी कौन सा संख्या है जो शांत होगा, कौन सा संख्या है जो अशांत होगा, है ना। शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इसके अंतर्गत पढ़ने के लिए मिलेगा आपको क्या बोलते हैं उसको, मिलेगा आपको कि अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालें। एचसीएफ और एलसीएम निकालने का बात आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कितने के बारे में पढ़ेंगे हम लोग? पहले तो हम लोग 4 को प्रश्नावली पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3, प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग को संख्या के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। क्या होगा, हम लोग बारी बारी से उसको आगे चैप्टर में एक्सरसाइज में देखेंगे। फिर हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में देखना है। इसी में अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाला मैथ आपको मिलेगा। शांत और अशांत के बारे में पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम, ये सब प्रश्न आपको आगे प्रश्नावली में मिलेगा। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले हम लोग अच्छा संख्या के बारे में जानेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ आप लोग इसके बारे में जानते होंगे ना, 0, 1, 2, देखो हम कुछ लिख रहे हैं ना, ये जो हम लिख रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? डिजिट है। क्या है? अंक। क्या है? अंक है। क्या है? अंक है। बताओ कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 0 से लेकर के 9 तक अंक इतना ही होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10। अंक कितना होता है? 10 ही होता है, 0 से लेकर 9 तक। यही सब अंक को मिला करके इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ठीक है, देखिए इस सारे अंक को मिलाते हैं तो संख्या बनता है। क्या बनता है? इसी सभी अंकों से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। जैसे देखिए, और संख्या क्या होते हैं? संख्या अनंत होता है। संख्या अनंत होता है ना, संख्या का कोई लिमिट है नहीं, संख्या क्या होते हैं? अनंत होते हैं। ठीक है, तो 0 से संख्या कितना होता है? 0 से लेकर के 9 तक कितने होते हैं?
10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम कौन कौन संख्या के बारे में जानने वाले, ठीक है। देखिए तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राकृत संख्या के बारे में। ध्यान दीजिएगा, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जब प्राकृत संख्या हो जाएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? हाँ, हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर बोलते हैं, ठीक है, होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? हाँ, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। INTGR, इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है, क्या बोलते हैं? इवन नंबर। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं जी? ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? भाज्य संख्या। किसके बारे में? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर हम लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगला जो हम लोग को 7वां पढ़ना है वो पढ़ना है अभाज्य संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अच्छा, भाज्य संख्या को प्राइम नंबर नहीं बोलते हैं, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में बोला जाता है इसे प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? परिमेय संख्या के बारे में हम लोग को पढ़ना है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप लोग को वास्तविक संख्या के अंतर्गत सबसे पहले आप लोग को संख्या के बारे में जानना है, ठीक है। तो संख्या में क्या क्या? प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक और सम संख्या के बारे में, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय, यानी इस सभी संख्या के बारे में हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। अब देखेंगे, इतना तो पढ़ना है, लेकिन अब देखेंगे कि ये सब होता क्या है, ठीक है। इसे आपको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, ठीक है। चल इसको नोट करिए। लोग अब डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, गिनती की संख्या को, किसको? गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में हम लोग ले लेते हैं
जैसे में देखिए 1 हो गया, 2, गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 ही से स्टार्ट करते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। अरे गिनती अनंत तक जाएगा कि नहीं जाएगा? इसका कोई लिमिट है? नहीं है। तो गिनती कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है। हम लोग गिनना स्टार्ट कर देंगे, नहीं करते हैं? चलिए, तो गिनती की लगातार गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, याद हो गया होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हम लोग स्टार्ट पढ़ेंगे अगला पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। आप पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर। चलिए अब हम लोग होल नंबर के बारे में सीखेंगे, ठीक है? इसके बारे में सीखेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहता है ना कि पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम 0 शामिल कर देते हैं, क्या शामिल कर देते हैं? 0 शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। देखो 1 से अगर देखो तो 1 से लेकर के 9 तक जो है प्राकृत संख्या है कि नहीं? 1 से 9 तक आपको प्राकृत संख्या दिखाई दे रहा हो, है कि नहीं है? और उसके आगे क्या शामिल कर दिए हम? शून्य शामिल कर दिए। क्या शामिल कर दिए? शून्य शामिल कर दिए। तो कौन नंबर हो गया सर? पूर्ण संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया कि प्राकृत संख्या के परिवार में 0 शामिल कर देते हैं तो कौन संख्या का निर्माण होता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या बन जाता है। चलिए, तो पूर्ण संख्या सीख गए। चलिए अगला क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़े थे। अच्छा बताओ, यहाँ से अगर आपको प्रश्न पूछे, प्रश्न ऐसे पूछेगा कि बताइए सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, प्राकृत संख्या होते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, और दूसरा प्रश्न रहेगा कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से देखिए, दोनों क्वेश्चन दोनों फंसाएगा। क्या है? पहला है कि सभी की सभी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या होता है, ऐसा सवाल पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि सभी जो प्राकृत संख्या होते हैं जो पूर्ण संख्या होते हैं। देखिए, तो पहले जवाब के अनुसार हम लोग यहाँ चलेंगे, ठीक है? देखिए कहता है सभी पूर्ण संख्या, तो सभी की सभी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर? 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट हो रहा है। तो सभी की सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या है? नहीं, प्राकृत संख्या है जी नहीं, क्योंकि देखो 0 प्राकृत संख्या है नहीं ना, 0 प्राकृत संख्या नहीं ना है, तो इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? नहीं। क्या हो जाएगा इसका जवाब? नहीं। नहीं बताओ, सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होंगे? नहीं ना होंगे, क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में 0 शामिल है ना, पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, जबकि नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं। सभी के सभी प्राकृत संख्या, सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है कि नहीं है? क्योंकि देखो इसके आगे 0 लगने से सब पूर्ण संख्या हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो जाएगा इसका जवाब? हाँ, क्या होगा इसका जवाब? हाँ, यानी कहने का मतलब हो गया कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकते हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला सम संख्या के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर। चलिए हम लोग सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सम संख्या क्या कहता है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरे विभाज्य हो जाए। वैसी संख्याएं जो 2 से पूरे विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी?
उसे हम लोग कहेंगे सम संख्या, इवन नंबर। क्या बोलेंगे? सम संख्या। क्या बोलेंगे? सम संख्या कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि दो से पूरा पूरा कट जाना चाहिए, है ना। तो दो से पूरा पूरा कटने वाला संख्या कौन होगा जी? जैसे में हम लोग देख लेते हैं ना। जैसे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। डॉट डॉट कहां तक जाएगा? सम संख्या अनंत तक जाएगा। चलिए, तो ऐसी संख्या है जो 2 से पूरे पूरे विभाज्य हो जाएगा, उसे हम लोग कौन संख्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। देखिए 2 से पूरे पूरे विभाज्य हो रहे हैं। देखो तो 2 है जो 2 से पूरे कट जा रहा है। तो आप बताओ, यहां से आपको प्रश्न पूछेगा, कि सबसे छोटी सम संख्या बताओ। सबसे छोटी सम संख्या। तो अगर बताओ, अगर सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सबसे छोटी सम संख्या बोला जाए तो क्या होगा जी? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी, सबसे छोटी सम संख्या बोलेगा तो क्या होगा? 2 होगा। 2 होगा, क्योंकि क्या सम संख्या क्या कहता है कि जो 2 से पूरे पूरे कट जाए। तो दोस्त देखो तो सबसे पहले कटने वाला संख्या 2 है ना, तो सबसे छोटी सम संख्या कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप जो बताइए कि सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बताइए आप सम संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या आप बताइए, है ना। तो सबसे बड़ी सम संख्या देखो, सबसे बड़ी सम संख्या का कोई अता पता है? अगर आप लिखते जाइएगा तो न जाने कहां तक हम लोग जाएंगे, फिर भी सम संख्या का अंत होगा? नहीं होगा। तो सबसे बड़ी सम संख्या जो होगा बाबू, वो हो जाएगा मेरे पास अनंत। क्या हो जाएंगे? अनंत। सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब यहाँ से ऐसे करके आपको पूछ सकता है, यहाँ से प्रश्न है जो आपको ऐसे करके पूछ सकता है कि बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? 1 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 1 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? देखिए, अगर 1 अंकों की पूछता है और सबसे छोटी सम संख्या पूछता है तो 2 होगा। 1 अंक में देखो सबसे बड़ी पूछेगा तो 8 होगा। 8 होगा ना। 8 के बाद देखो 10 जैसी होता है तो 2 अंक में प्रोग्रेस कर जाते हैं, है ना। अब यहाँ से बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बताओ, तो 10 हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी बोलेगा तो 20 होगा। ये आप लोग को दिमाग में चलाइएगा तो आ जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए प्रत्येक संख्या, पूर्ण संख्या और सम संख्या के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको नोट करिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं सम संख्या का व्यापक रूप। क्या देखेंगे? सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप। सम संख्या का व्यापक रूप होता है 2n के रूप में। किसके रूप में होता है? 2n के रूप में। किसके रूप में होता है? 2n के रूप में सम संख्या होता है। जैसे देखिए, अगर जहां पे मान ली, देखो जहां हम लोग समझा रहे, देखो जहां n का मान हम लोग 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, डॉट हम लेके देखते हैं। ठीक है, n मतलब कहने का मतलब होता है कि सम संख्या का व्यापक रूप 2n। कहने का मतलब ये होता है कि जब भी आप n का मान, जैसे देखिए 2n हो गया, n का मान आप एक बार 1 लेके देखिए। कितना लेके देखिए? 1। तो 2 गुना 1 कितना होगा जी? 2 होगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर देखिए n का मान आप कितना लेके देखिए? 2 लेके देखिए। 2 में क्या हो गया? 4। हमेशा अगर आप देखिए 2 की n की जगह पर 3 लेके देखिए, 3 में कितना हो गया? 6। देखिए तो व्यापक रूप कितना के रूप में होता है सम संख्या का? 2n के रूप में होता है। जैसे देखिए n का मान आप चेंज करते जाइए, लेकिन आपको इधर जो दिखाई देगा, उसका जो परिणाम दिखाई देगा, हमेशा क्या देगा? सम संख्या। क्या दिखाई देगा? सम संख्या। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सम संख्या का व्यापक रूप 2n का रूप में होता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। क्या पढ़ेंगे? विषम संख्या के बारे में। चौथा था ना? चौथा था। चौथा पढ़ेंगे हम लोग। पूर्णांक संख्या में ना पढ़े हैं, चौथा हम लोग पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम चौथा है, 5वां है।
चलिए विषम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। विषम संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? ऑड नंबर। ऑड नंबर वैसी संख्याएं जो दो से पूरा विभाज्य, जो दो से पूरा विभाज्य ना हो, पूरा विभाज्य ना हो, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। चलिए अब दो से पूरा विभाज्य न होने वाला संख्या देखते हैं, है ना। जैसे में क्या हो जाएगा जी? जैसे में देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। दो से पूरा ना कटेगा, वो कौन संख्या कहलाएगा? हमको विषम संख्या कहलाएगा, ऑड नंबर कहलाएगा। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है। यहां से प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या कहेगा तो क्या होगा जी? सबसे छोटी विषम संख्या कहेगा तो क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पर पूछेगा कि सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ। सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या हो जाएगा आपको? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। तो दो से पूरी ना कटने वाला कौन संख्या? विषम संख्या। और दो से पूरा कट जाने वाला कौन संख्या? सम संख्या। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे छठा। कौन संख्या के बारे में पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटीजर नंबर के बारे में पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृत संख्या के परिवार में ध्यान से देखिएगा। प्राकृत संख्या के परिवार में, किसके परिवार में? प्राकृत संख्या के परिवार में अगर हम लोग निगेटिव को शामिल कर देते हैं, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं। किसको शामिल कर देते हैं? ऋणात्मक संख्या को अगर हम लोग शामिल कर देते हैं, ऋणात्मक संख्या को अगर हम लोग शामिल कर देते हैं, तो ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देते हैं तो कौन संख्या का निर्माण होता है? हम लोग को पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? देखिए यहाँ से इधर देखो तो प्राकृत संख्या है कि नहीं? प्राकृत संख्या में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो कौन संख्या का निर्माण होता है? पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी? पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। देखिए परिभाषा इसको हम लिख देते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या के परिवार में, पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर, ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। 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 समझ गए होंगे? हाँ, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं जी? तो प्राकृत संख्या के पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। जैसे में आपके सामने। चलिए अगला क्या पढ़ना है? भाज्य संख्या। चलिए अगला हम लोग को पढ़ना है भाज्य संख्या के बारे में।
भाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। चलिए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य संख्या कहता है कि एक से बड़ी, एक से, कंपोजिट नंबर कहता है एक से बड़ी, एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो, एक से बड़ी वह संख्या जो एक, एक अपने आप, एक और अपने, एक और स्वयं, एक और स्वयं मतलब अपने, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या, किसी और नंबर यानी किसी और संख्या से, किसी और संख्या से विभाज्य हो, क्या हो? विभाज्य हो यानी कट गया हो, किसी और संख्या से विभाज्य हो, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहता है कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं मतलब एक से बड़ा होना चाहिए, उसके बाद एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे, खुद से कटे और उसके अलावा किसी और से कटे, तब उसे हम लोग कौन संख्या कहते हैं? भाज्य संख्या का। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे में देखिए भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 2 हो जाएगा, 2 के बाद देखिए 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 के बाद 13 के बाद क्या हो जाएगा? 15 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 कहां तक जाएगा जी? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक। ध्यान दीजिए क्या हम परिभाषा के अनुसार इसको फॉलो करिएगा। कहता है एक से बड़ी, देखो एक से बड़ी है ना, हाँ। फिर कहता है कि उसमें भाग एक से भी लगना चाहिए, खुद से भी लगना चाहिए, एक से भी लगना चाहिए और खुद से भी लगना चाहिए। ये बताओ, इसमें देखो एक से लग रहा है और इस खुद क्या है? 2 है। एक से लग रहा है, खुद क्या है? 2 है। तो एक से तो लग रहा है और ये खुद से भी लग रहा है, एक से लग रहा है, खुद से लग रहा है, लेकिन ये बताओ एक से लग रहा है और गलत एग्जाम्पल ले ली, ध्यान दो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं? देखिए अभी आपके पास हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 9, 10, 12 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, डॉट डॉट कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। देखिए हम इसमें बोल रहे थे कि एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ा है ना, हाँ, तो एक से बड़ी वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाज्य होना उसे चाहिए। जैसे आप 4 को देखिए, 4 को देखिए, 4 देखो तो 1 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 4 1 से कटेगा, और देखो 4 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा कि नहीं कटेगा? और 4 देखो 2 से भी कट रहा है, तो क्या बोल, एक और स्वयं मतलब अपने आप। देखो 4 4 से खुद कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 4 4 खुद से भी कट रहा है, और देखो 2 से भी कट रहा है, यानी एक अपने आप और किसी और से भी कटना चाहिए। वो कौन संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? देखो ऐसे सभी संख्याएं हैं जो कट, लेकिन आप लोग बोलिएगा कि ठीक है बताइए कि 3 क्यों नहीं हुआ, है ना, 2 क्यों नहीं हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो परिभाषा क्या बोलता है कि 1 से बड़ी, लेकिन 1 से बड़ी है इसलिए नहीं हुआ। चलिए 1 से बड़ा 2 तो है, 1 से बड़ा 2 तो है, लेकिन ये देखो तो 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, लेकिन किसी और संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसीलिए क्या होगा? नहीं होगा। यहां ध्यान दीजिए, 3 के देखो 1 से तो कट रहा है, 3 से तो कट रहा है, लेकिन बताओ अगला कोई और संख्या से कट रहा है? नहीं कट रहा है, मतलब ये भी क्या होगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। चलिए